हेलो नमस्ते। स्वागत है आप सभी साथियों का आज एक नए प्रैक्टिस सेट में। कैसे हो साथियों? उम्मीद करता हूँ बहुत ही शानदार होंगे। आपको हम बता देना चाहते हैं कि आज का जो प्रैक्टिस सेट है उसमें क्वेश्चन के लेवल जो हैं बहुत अच्छे हैं, जो PYQ हैं, प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं। इसी के साथ में पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। इससे पहले आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करके वीडियो लाइक और शेयर करें। पहला क्वेश्चन बताएंगे, दीर्घ बाहु। पहला क्वेश्चन है, दीर्घ बाहु में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास है, बहुव्रीहि समास है, द्विगु समास है, द्वंद्व समास है। बताएंगे साथ ही दीर्घ बाहु में कौन सा समास है। समास की अगर बात की जाए तो समास के टोटल कितने भेद होते हैं? समास के कुल 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? कुल 6 भेद होते हैं। दीर्घ बाहु का मतलब होता है कि दीर्घ यानी लंबी है, बाहें यानी भुजाएं जिसकी लंबी लंबी हैं। दीर्घ का मतलब होता है लंबी हैं भुजाएं, लंबी हैं भुजाएं जिसकी, लंबी हैं भुजाएं जिसकी, अर्थात विष्णु जी। अर्थात तीसरा अन्य पद प्रधान है यानी विष्णु जी। तो यहाँ पे कौन सा समास हो जाएगा? बहुव्रीहि समास। जहाँ पे कौन सा समास होगा? बहुव्रीहि समास। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अव्ययी भाव समास में जो पहला पद होता है वो क्या होता है? पहला पद अव्यय होता है। पहला पद अव्यय होता है। याद रखें, जैसे आजन्म, भरपेट, इसके क्या है? उदाहरण है। और द्विगु समास, द्विगु समास में जो पहला पद होता है यानी प्रथम पद संख्यावाची होता है। संख्यावाची होता है। जैसे तिराहा, चौराहा, ये सब क्या है? द्विगु समास के उदाहरण है। तिराहा, चौराहा, ये सब क्या है? तिराहा, चौराहा, ये सब द्विगु समास के उदाहरण है। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। प्रधान होते हैं। जैसे अन्न जल, एग्जाम्पल लिखेंगे आप, अन्न जल भाई बहन, अन्न जल भाई बहन, माता पिता, ये सब क्या है? दोनों पद प्रधान है। वहाँ पे साथी मेरे क्या हो जाएगा? द्वंद्व समास हो जाएगा। और समास के टोटल कितने भेद होते हैं? तो 6 भेद होते हैं, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 2 है आपकी स्क्रीन पर। राजन द्वारा किताब पढ़ी जाती है, इस वाक्य में वाच्य का कौन सा प्रकार है? आपको बताना है। कर्तृवाच्य है, भाववाच्य है, कर्मवाच्य है, इनमें से कोई नहीं। वाच्य के अगर भेद की बात करें साथी, तो वाच्य के जो कुल भेद कितने होते हैं? कुल 3 भेद होते हैं, जिसमें पहला आता है कर्मवाच्य, कर्तावाच्य, उसके बाद कर्मवाच्य और भाववाच्य। तीनों भेद आपके सामने ऑप्शंस में दिए गए हैं। कर्तृवाच्य में किसकी प्रधानता होती है? इसमें कर्ता प्रधान होता है। कर्ता प्रधान होता है। भाव की प्रधानता होती है, भाव की प्रधानता होती है। और कर्म में कर्म की प्रधानता होती है, कर्म की प्रधानता होती है, या कह सकते हैं कर्म प्रधान होता है। तो राजन द्वारा कर्म किया जा रहा है यानी किताब पढ़ी जा रही है, तो यहाँ पे कर्म प्रधान है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? कर्मवाच्य हो जाएगा। याद रखेंगे, ठीक है साथी, कर्मवाच्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। सीता सोई है, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा प्रकार है? सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया, अनेकार्थक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया। बताएंगे साथी। कर्म के आधार पर क्रिया को 2 भागों में बांटा गया है। कर्म के आधार पर क्रिया के 2 भेद, क्रिया के 2 भेद हैं। पहला होता है सकर्मक क्रिया, पहला सकर्मक क्रिया, दूसरा अकर्मक क्रिया। दूसरा क्या है? अकर्मक क्रिया। सकर्मक का मतलब होता है कर्म के साथ। स का मतलब साथ, कर्म साथ में होता है। ये कर्म के बिना होता है, कर्म के बिना होता है। तो यहाँ पे सोई है, यहाँ पे कर्म यहाँ पे नहीं है, तो कर्म का अभाव है, इसलिए कौन सी क्रिया हो जाएगी? अकर्मक क्रिया इसमें हो जाएगी कर्म का, क्योंकि इसमें अभाव है। ठीक है। पूर्वकालिक क्रिया, एक कार्य जस्ट होने के बाद उसके तुरंत बाद, जैसे वह खा के सोया, वह खा के सोने गया, तो क्या हो जाएगी? पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगी। याद रखेंगे। अगला देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 है, क्या होगा इसका आंसर? दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो कही नहीं, यह किसकी प्रसिद्ध उक्ति है? महादेवी वर्मा जी की है, सुमित्रानंद पंत, निराला जी, जयशंकर प्रसाद जी। बताएंगे किसकी उक्ति है? यह कविता सरोज स्मृति की है। किसकी है? सरोज स्मृति की कविता है, पंक्ति है।
और सरोज स्मृति की रचनाकार हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी इसकी रचनाकार है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अगर इनके हम काव्य संग्रह की बात करें, काव्य की जो रचनाएं हैं उसकी बात करें साथी, तो जूही की कली जो प्रसिद्ध रचना है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। जूही की कली, जूही की कली की रचना सन 1916 ईस्वी में हुई थी। अनामिका प्रसिद्ध रचना है। अनामिका, कुछ रचनाएं आप याद रखेंगे। अनामिका 1923 ईस्वी में इसकी रचना होती है। परिमल आता है साथी, परिमल, परिमल की रचना 1929 ईस्वी में होती है। इसके बाद आता है राम की शक्ति पूजा। राम की शक्ति पूजा जो प्रसिद्ध काव्य है इनका, राम की शक्ति पूजा, इसकी रचना 1936 ईस्वी में होती है। इसके बाद सरोज स्मृति, सरोज स्मृति का 1935 में इसकी रचना होती है। कुकुरमुत्ता इनकी प्रसिद्ध है, कुकुरमुत्ता, इनकी इसकी रचना 1942 ईस्वी में होती है। साथी मेरे याद रखेंगे। अड़िमा और गीतिका भी इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। अड़िमा और गीतिका भी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। संध्या, संध्या काकली भी इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। अगला देखेंगे, निम्न में से निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? तत्सम मतलब संस्कृत का जो शब्द होता है वही क्या होता है? तत्सम होता है। और तद्भव जो होता है संस्कृत का हिंदी रूपांतरण तद्भव होता है। बताएंगे लौंग है, सितार है, मोती है, गोपाल है। जो तत्सम शब्द की अगर बात की जाए तो कौन सा शब्द है? गोपाल जो है, कौन सा शब्द है? गोपाल तत्सम शब्द है। लौंग की बात करें तो लवांग, लवांग जो होता है ये इसका तत्सम शब्द हो जाएगा। और मोती की बात करें तो मौक्तिक, मोती का क्या हो जाएगा? मौक्तिक हो जाएगा। सितार जो है फारसी भाषा का शब्द है। ये किस भाषा का शब्द है? फारसी भाषा का शब्द है, फारसी भाषा, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 है साथी। अनेकार्थी शब्द में मूक के गलत विकल्प का चयन कीजिए। मूक के गलत विकल्प का चयन करना है। मूक का मतलब होता है मौन या कम बोलने वाला, इसको हम कहते हैं मौन। मौन को चुप, चुप भी कहते हैं, चुपचाप, चुप भी कहते हैं, गूंगा भी कहते हैं, विवश यानी न बोलने। इसका क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन ए वाचाल, यानी अधिक बोलने वालों को क्या कहते हैं? वाचाल। अधिक बोलने वाला क्या कहलाता है? बोलने वाला वाचाल कहलाता है। अधिक बोलने वाला वाचाल कहलाता है, याद रखेंगे। अगला देखेंगे, अभ्युदय, अभ्युदय के संपादक कौन है? गुलाब राय, माखनलाल चतुर्वेदी जी, बालकृष्ण भट्ट, मदन मोहन मालवीय। अभ्युदय पत्र का संपादक 1907 ईस्वी में मदन मोहन मालवीय के द्वारा 1907 ईस्वी में किया गया था। इसके प्रधान संस्थापक मदन मोहन मालवीय थे। मदन मोहन मालवीय जी ने लीडर समाचार पत्र का भी संपादन किया। लीडर समाचार पत्र, लीडर समाचार पत्र का संपादन किया। 1909 ईस्वी में इसका प्रकाशन होता है। हिंदुस्तान पत्र का संपादन किया। हिंदुस्तान, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान के बाद एक पत्र और जो कामरेड के नाम से प्रसिद्ध है, हिंदुस्तान समाचार पत्र, और एक कामरेड, कामरेड पत्र का संपादन किया। 1911 से 1914 के बीच में इसका प्रकाशन किया था, याद रखेंगे। लीडर, हिंदुस्तान, कॉमरेड और अभ्युदय पत्र के संपादक हैं। अगला साथी बताएंगे घोड़ा, इसमें तीन ही ऑप्शन दिए गए हैं। घोड़ों का घर कितनी दूर, इस लोकोक्ति का सही है। तो लोकोक्ति का अर्थ या आप मीन अगर समझना चाहें तो लोकोक्ति का मीन होता है कहावत। जो कहावत भी कहते हैं, जो क्या करते हैं, बताते हैं। घोड़ों का घर कितनी दूर है, ये परिश्रमी व्यक्ति के लिए कहा गया। जो परिश्रम करते हैं उनके लिए ये कहावत है कि कर्मठी व्यक्ति, जो परिश्रमी व्यक्ति होते हैं, उनके सफलता, उनके लिए क्या होती है? सफलता बहुत सरल होती है। क्या होती है? परिश्रमी व्यक्ति के लिए जो सफलता होती है वो क्या होती है? बहुत सरल होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। यह मेरी किताब है, इस वाक्य में अधोरेखित यानी यह बताना है कि यह शब्द सर्वनाम का कौन सा प्रकार है। सर्वनाम के अगर भेद की बात की जाए साथी मेरे, तो कुल 6 भेद होते हैं सर्वनाम के, जिसमें ऑप्शन ए है निश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम में किसी निश्चित व्यक्ति वस्तु का बोध करेगा, निश्चित वस्तु का बोध किया जाएगा। संबंध में, निश्चित में यह और वह, यह और वह इसके शब्द हैं। और संबंध में ये क्या किया जाएगा? संज्ञा और सर्वनाम, संज्ञा व सर्वनाम शब्दों के बीच क्या करेगा? संबंध बताता है। संबंध, संज्ञा व सर्वनाम शब्दों के बीच में जो और सो इसके शब्द हैं। जो और सो। प्रश्नवाचक में कौन और क्या प्रश्न के लिए प्रयुक्त किया जाता है, कौन और क्या। निजवाचक सर्वनाम में स्वतः, अपने आप, अपना, ये सब क्या है? सर्वनाम है जो स्वतः का बोध कराएं।
तो यह और वह क्या है, निश्चयवाचक सर्वनाम है। यह मेरी किताब है, निश्चित वस्तु की बात की जा रही है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा साथी, निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 है, हिंदी साहित्य इतिहास का प्रथम लेखन किसे माना जाता है। हिंदी साहित्य इतिहास का प्रथम लेखक किसे माना जाता है। गारसा दत्तासी, श्याम सुंदर दास, हजारी प्रसाद द्विवेदी, ग्रियर्सन जी। बताएंगे साथी क्या हो जाएगा इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा गारसा दत्तासी, क्योंकि गारसा दत्तासी जी ने, ये फ्रेंच विद्वान है। कौन से विद्वान है, फ्रेंच विद्वान है, और फ्रेंच भाषा में पहला हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा था। फ्रेंच विद्वान है और फ्रेंच भाषा में ही क्या, पहला हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा था। और इन्होंने लिखा था इस्तवार de la लिटरेच्यूर लिखेंगे साथी, लिटरेच्यूर इंदुई हिंदुस्तानी। इन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास का पहला यही ग्रंथ लिखा था, जिसका प्रकाशन 1839 ईस्वी में हुआ था, याद रखेंगे। ठीक है साथी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वायु का पर्यायवाची है। वायु का मतलब होता है हवा। वायु के पर्यायवाची शब्द में देखेंगे साथी, अगर इसके पर्यायवाची शब्द की बात करें तो वायु के पर्यायवाची शब्द जिसे हवा भी कहते हैं, इसमें आ जाएगा अनिल, पवन, शमीर, वात, हवा, मारुत, ये सब क्या हैं, इसके पर्यायवाची शब्द हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा अनिल। अनिल जो है वायु का पर्यायवाची शब्द है। अनल की बात करें तो ये आग का पर्यायवाची है, अग्नि जिसे कहते हैं अग्नि के पर्यायवाची शब्द में पावक, आग, पावक भी कहते हैं, आग भी कहते हैं, दहन, ज्वलन, कृषाणु, ये सब क्या है, आग के पर्यायवाची शब्द हैं, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन बताएंगे क्वेश्चन नंबर 12 है, क्या होगा इसका आंसर। सीता नहीं पढ़ती है, इस वाक्य में वाच्य का कौन सा प्रकार है। सीता नहीं पढ़ती है, तो आप बताएंगे वाच्य का कौन सा प्रकार है। वाच्य के टोटल कितने भेद होते हैं। वाच्य के कुल 3 भेद होते हैं, जिसमें पहला आता है कर्तृवाच्य, जिसमें कर्ता प्रधान होता है। दूसरे नंबर पे आता है कर्मवाच्य, इसमें कर्म की प्रधानता होती है, यानी कर्म प्रधान होता है। भाववाच्य तीसरा हो जाएगा, भाव प्रधान होता है। तो यहाँ पे सीता नहीं पढ़ती यानी कर्ता प्रधान है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कर्तृवाच्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कर्तृवाच्य हो जाएगा। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13 है, पाली भाषा का अन्य एक नाम क्या है। अपभ्रंश है, प्राकृत है, मागधी है, ब्राह्मण है। बताएंगे साथी क्या होगा इसका आंसर। पाली को मागधी कहते हैं, और मागधी क्यों कहते हैं, क्योंकि प्राचीन मगध क्षेत्र है, मगध क्षेत्र में प्रचलन के कारण मागधी भी कहते हैं पाली भाषा को। ब्राह्मण क्या है, अपभ्रंश है, जिससे सिंधी भाषा का विकास हुआ है। सिंधी भाषा का विकास ब्राह्मण अपभ्रंश से हुआ है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पर, नीति ज्ञान रखने वाला इस वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द लिखिए। नीति दक्ष, नीतिज्ञ, नीतिवान, नीति निपुण। नीति निपुण का मतलब होता है नीति में माहिर, निपुण का मतलब माहिर, नीति में माहिर, नीति में माहिर, नीति में माहिर, नीति में माहिर। और नीतिवान यानी नीति के अनुसार चलने वाला, नीति के अनुसार, नीति को मानने वाला या नीति के अनुसार चलने वाला मानने वाला। नीति का ज्ञान रखने वाला क्या होता है, नीतिज्ञ। नीतिज्ञ कहलाता है, नीति को जो जानता है वो क्या कहलाता है, नीतिज्ञ कहलाता है। अगला देखेंगे आज का आखिरी क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, लेखक संज्ञा का कौन सा प्रकार है। जातिवाचक संज्ञा है, समूहवाचक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है। संज्ञा की बात की जाए साथी तो प्राचीन हिंदी के अनुसार संज्ञा के कितने भेद होते हैं। प्राचीन हिंदी के अनुसार संज्ञा के कुल 5 भेद होते हैं। प्राचीन हिंदी के अनुसार संज्ञा के भेद 5 होते हैं। कितने भेद होते हैं, 5 भेद। अगर वहीं आधुनिक हिंदी के अनुसार बात की जाए, आधुनिक हिंदी के अनुसार तो कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। 3 भेद होते हैं। आप यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन है जातिवाचक संज्ञा।
जातिवाचक से किसी संपूर्ण जाति का बोध होगा, किसी संपूर्ण जाति का बोध होगा तो वहाँ पे क्या होता है, संपूर्ण जाति। संपूर्ण जाति का बोध होगा तो वहाँ पे क्या होता है, जातिवाचक संज्ञा हो जाती है। जैसे लेखक, लेखक से क्या है, संपूर्ण जाति का बोध हो रहा है। व्यक्ति क्या है, मनुष्य क्या है, ये सब क्या है, जाति का बोध। महिला पुरुष ये सब क्या है, जाति का बोध कराते हैं। समूहवाचक में समूह का बोध होगा, समूहवाचक में समूह का बोध। समूह से मतलब जैसे कक्षा, कक्षा क्या है, विद्यार्थियों से मिलके कक्षा, दल, सभा, कक्षा, दल, सभा, ये सब क्या है, समूहवाचक संज्ञा है। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी व्यक्ति का बोध होगा, व्यक्ति या वस्तु का बोध, व्यक्ति का बोध। जैसे रमेश, सुरेश, दिनेश, दिल्ली, आगरा, ये सब क्या है, व्यक्ति वस्तु स्थान को बताता है। रमेश, सुरेश, ये सब क्या है, व्यक्ति का बोध। भाववाचक संज्ञाएं जो भाव को दर्शाती हैं, भाव को दर्शाएं। भाव में मतलब जैसे मिठास, मिठास का क्या है, भाव है, मिठास, मिठास, मिठास का भाव है। गरीबी, अमीरी, सुख दुख, सुख दुख, ये सब क्या है, सुख दुख, ये सब क्या है, ये सब भाववाचक संज्ञाएं हैं, याद रखेंगे। ठीक है साथियों, आज के लिए इतना ही। अंत तक बने रहने के लिए आप सभी साथियों का धन्यवाद है। बताएंगे साथी 15 में से आपका कितना स्कोर बना है। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और ज्वाइन करें डेली हमारे प्रैक्टिस सेशन को। मिलते हैं कल की अगली शानदार क्लास में। खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद।